सो वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। आज हम इस वीडियो में एक और गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। ये वैकेंसी जो है इंडियन एयरफोर्स मतलब कि भारतीय वायुसेना की तरफ से वैकेंसी रिलीज़ की गई हुई है। इस वैकेंसी में जो इंडिया में एक स्कीम आई हुई थी, आप लोग अच्छे से पता है, अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम के तहत इंडियन एयरफोर्स में ये वैकेंसी जो है रिलीज़ की गई है। तो इस कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, कौन कौन एलिजिबल है, इस वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये वैकेंसी जो है आई हुई है, आप लोग किस डेट से किस डेट तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं वो डेट बता देता हूँ कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आप लोग जो है इसका फॉर्म जो है 8 जुलाई 2024 से लेके आप 28 जुलाई 2024 तक फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके पहले ये फॉर्म जो है अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। तो आप लोग जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हों वो ज़रूर इस वीडियो के तहत या आप लोग फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। ठीक है, तो इसमें दूसरी बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो इन लोगों ने क्या क्या योग्यता रखी हुई है इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए। चलो एक बार ब्रीफ में उसकी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने जैसे कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ जो है 3 जुलाई 2004 से लेके 3 जनवरी 2008 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ जो है अगर 3 जुलाई 2004 से लेके 3 जनवरी 2008 के बीच में है तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और दूसरा इन्होंने रखा है दूसरा इन लोगों ने क्या रखा है मैं बता दूं आपको कि जो क्राइटेरिया दूसरा है मैरिटल स्टेटस का। मैरिटल स्टेटस मतलब क्या है कि यहाँ पे केवल अनमैरिड कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बात किया कि जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है उनमें इन्होंने पहले डेट का मेंशन किया, मतलब डेट ऑफ बर्थ का, दूसरा मैरिटल स्टेटस का। ठीक है, फिर आप देखते हैं कि इन्होंने क्वालिफिकेशन जो है क्या क्या रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन्होंने क्वालिफिकेशन जो दिया है मतलब मांगा है। तो सबसे पहले कि अगर इन्होंने 3 प्रकार से मतलब जिनके पास क्वालिफिकेशन जो है मेंशन किया हुआ है, जैसे साइंस सब्जेक्ट के लिए मतलब जो भी स्टूडेंट जो है जिनका भी जो 12th है मतलब 12वीं जो है 10+2 का मतलब होता है 12th। तो आपका 12th जो है मैथ, फिज़िक्स एंड इंग्लिश होना चाहिए। और ये किसी भी बोर्ड से हो सकता है, चाहे स्टेट बोर्ड से हो या फिर CBSE बोर्ड से हो। बट ये इन्होंने ये जो है कि आपके पास जो मिनिमम परसेंटेज होने चाहिए वो 50% होना चाहिए। ठीक है, और 50% मार्क इन इंग्लिश, यानी अगर आपके पास इंग्लिश में जो 50% से मार्क्स जो है कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं डाल सकते। तो इंग्लिश हो गया, और ओवरऑल परसेंटेज जो है तो आपके 50% से ज़्यादा होने चाहिए, और इंग्लिश में भी आपके परसेंट जो है या नंबर जो है 50% से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी इन्होंने जो क्वालिफिकेशन रखा है कि आपके पास जो है 3 ईयर का कोर्स होना चाहिए इन इंजीनियरिंग, या मैकेनिकल से हो या इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ऑटोमोबाइल से हो। ठीक है, और इन्होंने तीसरा जो रखा है लेट सपोज अगर आप लोग जो हैं साइंस स्ट्रीम से नहीं है तो आपके पास जो है 12वीं के इक्विवेलेंट या फिर 12वीं सब्जेक्ट से मतलब 12वीं आपका होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, और वही सेम यहाँ पे कि 50% मार्क जो है इंग्लिश में भी होना चाहिए। ठीक है, ये हम बात कर लिए किसकी, क्वालिफिकेशंस की। अब इन्होंने कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड रखा हुआ है, आप लोग वो भी देख लीजिए ताकि आप फॉर्म को ईजिली भर पाएँ। तो मेडिकल स्टैंडर्ड में इन्होंने जो मेंशन किया है, सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया कि हाइट इन्होंने रखा है मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट जो है 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए इन्होंने 152 सेंटीमीटर रखा हुआ है। ठीक है, और क्या क्या रखा है, दूसरा जो है वेट जो है प्रोपोर्शन टू हाइट एंड एज, मतलब जो जितनी तुम्हारी एज है उसी के रेशियो में आपका वेट भी होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो हाइट है और आपका एज है उनके बीच में जो रेशियो बनेगा वो उतना वेट होना चाहिए। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या रखा है, हाँ चेस्ट जो है इन्होंने जो फीमेल कैंडिडेट के लिए है चेस्ट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द 1 सेकेंड मैं इसे रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे। हाँ, तो इन्होंने नेक्स्ट रखा है चेस्ट जो है ये मिनिमम चेस्ट जो है मतलब आप जब नॉर्मल कंडीशंस पे हैं तो आपका 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब जब आप एक्सपेंशंस करेंगे मतलब इट मीन जब सांस लेके बोलेंगे कि आप अपना चेस्ट जो है फुलाइए तो आपका 5 सेंटीमीटर नॉर्मल से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, ये किसके लिए है, मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए इन्होंने क्या किया
जो है नॉर्मल जो इन्होंने रखा है कि एक्सपेंशन जो है चेस्ट का 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब नॉर्मल जितना भी है वो उससे आपका 5 सेंटीमीटर, जब वो बोलते हैं कि आप बढ़ाइए या फिर फुलाइए तो आपका 5 सेंटीमीटर आना चाहिए, ठीक है। और ये हेयरिंग तो ठीक है, आप जो है 6 मीटर्स कि आप आराम से सुन सकें। और मेन है यहाँ पे बात कर लेते हैं विजुअल स्टैंडर्ड की। विजुअल स्टैंडर्ड मतलब कि आप में जो चश्मा लगा है वो कितने बाई कितने का इन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो अगर आपकी आइज़ जो है 6/4 के रेशियो में है, मतलब 6/12 में है, जो कि ये नॉर्मल सभी का होता है, तो आपका जो विजुअल जो है 6/12 के रेशियो में होना चाहिए। जनरली ये जो लोग रेलवे का फॉर्म भरते हैं उनका इतना होता ही है। अगर इन्होंने ये भी मेंशंस किया है कि अगर आपको लेंस लगा हुआ है, इट मीन्स आपको गॉगल्स लगा या चश्मे लगे हुए हैं, तो इन्होंने कितना अगर उन्होंने ये भी बताया है कि कितना जो है कितने पॉइंट तक का चश्मा जो है चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है कि दूरदर्शिता जिसको है, तो उसे 2 डायोप्टर डी ये लेंस की यूनिट होती है, तो 2 डायोप्टर तक जो होता है वो अलाउ कर रहे हैं कि आपके पास अगर इतना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और मायोपिया है, इट मीन्स मायोपिया क्या होता है, जैसे कि ये दूरदर्शी हो, ये निकटदर्शी हो गया। निकटदर्शी में अगर आपके पास 1 डायोप्टर तक का लेंस आप यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म को ईजिली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई किसकी, मेडिकल स्टैंडर्ड की। और नेक्स्ट जो है चलो बात करते हैं कि इन्होंने जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा है, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखते हैं कि इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा है, ठीक। तो इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रखा है कि सबसे पहले ये जो है मतलब CBT एग्ज़ाम लेंगे, जो कि ऑनलाइन टेस्ट के बेस पे होगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशंस कर दिया है कि जो ऑनलाइन टेस्ट जो होगा, पहला फेज़ 1 का जो टेस्ट जो होगा वो CBT बेस में होगा। इन्होंने मेंशंस कर दिया है कि जो CBT एग्ज़ाम जो ये लोग लेंगे, अगर जो बच्चा साइंस स्ट्रीम से है तो वो 60 मिनट का इन्होंने टाइम देंगे। जिनका 12 जो है साइंस सब्जेक्ट से है उनको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। जो बच्चे जो हैं साइंस सब्जेक्ट के हैं, मैं जैसे बताया, जो बच्चे साइंस सब्जेक्ट के हैं उनको 60 मिनट का टाइम मिलेगा। और जो जो इनका क्वेश्चन जो होंगे वो फिजिक्स, मैथ एंड इंग्लिश पे बेस होंगे, ठीक है। अदर की बात करते हैं जो साइंसेज नहीं है, तो उनके लिए जो है 45 मिनट का टाइम मिलेगा, जो कि इनमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मतलब जीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। ये बात कर ली हम किसकी, इन लोगों का जो फेज़ 1 सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत जो इन्होंने एग्ज़ाम दिया। हाँ, एक बात और कर लेते हैं कि जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं इस पर निगेटिव मार्किंग तुम लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगी। निगेटिव मार्किंग कितनी मिल जाएगी, ये देखो 0.25% मार्क्स सेल बी डिटेक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स। इट मीन्स आप लोग अगर 3 क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके सीधे 1 नंबर डिटेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो निगेटिव मार्किंग जो होती है 1/4 की इन लोगों ने रखी हुई है, ठीक है। अब देखते हैं कि आप लोग जो है, ये तो फेज़ 1 की बात हो गई। अगर जो बच्चे जो है फेज़ 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो फेज़ 2 ये लोग कंडक्ट कराएंगे, जो कि फिजिकल टेस्ट होगा। और फिजिकल्स जैसे कि मेडिकल स्टैंडर्ड मैंने कुछ बता दिया है, बाकी और भी कई सारे टेस्ट ये लोग करवाते हैं, जैसे कि पुशअप हो गया, पुलअप हो गया, रनिंग हो गई, ये सब जो है फेज़ 2 में कंडक्ट करवाएंगे। अब इसमें देख लेते हैं कि आप लोग जो है इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने जो है ये नोटिफिकेशंस में मेंशंस किया हुआ है कि आप लोग जो है इस साइट पे अग्निवीर की इस साइट पे जाके आप लोग जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये जो अप्लाई लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग जो है डायरेक्टली क्लिक करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई अप्लाई लिंक की। अब बात कर लेते हैं कि इन्होंने जो है एग्ज़ाम फ़ीस कितनी रखी हुई है, ठीक है। तो एग्ज़ाम फ़ीस जो है इन्होंने, हाँ यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इन्होंने एग्ज़ाम फ़ीस जो है 550 रुपये, यानी कि 550 इन लोगों प्लस GST इन्होंने जो है एग्ज़ाम फ़ीस रखी हुई है। वो चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, ST SC OBC या जनरल, तो सभी के लिए इन्होंने सेम एग्ज़ाम फ़ीस रखी है। हाँ, एक बात और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रिफंडेबल फॉर मल्टीपल पेमेंट्स। आप सपोज आप लोगों ने फॉर्म फिल किया और आपने एक ही कैंडिडेट जो है उसका गलती से कभी कभी हो जाता है कि ट्रांजैक्शन जो है पेंडिंग में चला जाता है, तो 1 से 2 बार ट्रांजैक्शंस जो होते हैं हो जाते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि कैंडिडेट सिंगल्स एप्लीकेशन देन दैट विल बी रिफंड, मतलब बैक
टू द ओरिजिनल्स अकाउंट, मतलब जिस अकाउंट से आप लोगों ने 2 बार या 3 बार जितनी बार भी आपके डबल पेमेंट हो चुकी है, तो उन्होंने ये बोला है कि जिस अकाउंट से इन लोगों ने पेमेंट किया है तो उसी में रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। और बाकी आपको इस वीडियो में जो भी और कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।